दिल्ली सल्तनत पर हम लोग विगत वर्षों में विगत वर्षों के प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। और आज हम जो है जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो दिल्ली सल्तनत का समाज कैसा था, सोसाइटी कैसा था। तो देखिए, पहले भारत में मुसलमान जो हैं लगभग आप कह सकते हैं कि 712 एडी के आसपास सिंध में प्रवेश किए और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 एडी में। तो फिर जो है भारत में तुर्क मुसलमान एंट्री कर गए। फिर तुर्क मुसलमान के बाद अफगानी मुसलमान आ गए। तो पहले तो अरबी मुसलमान आए, अरबी मुसलमान के बाद तुर्की मुसलमान आए, फिर अफगानी मुसलमान आए। तो इन सब के आने से भारत का जो पारंपरिक सामाजिक ढांचा था उसमें परिवर्तन हो गया, क्योंकि अब जो है भारत में इस्लाम धर्म आया और इस्लाम धर्म के साथ एक नई संस्कृति आई और एक नया परंपरा आया, ट्रेडिशंस आया। इस समय हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बार चर्चा सुनते होंगे, अमीर शब्द आता होगा। ये अमीर शब्द क्या है? ये प्रशासन में उच्च पद को धारण करते थे। प्रशासन में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रशासन होता था उसमें उच्च पद धारण करते थे और यह जो है धनी थे। ये जो थे धनी थे। लेकिन जो शुरुआत में जो ये कह सकते हैं कि जो समाज था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब समाज था। लेकिन बाद में खिलजी और तुगलक वंश तक आते आते जो है आप कह सकते हैं कि स्थायित्व आया। अमीर जो है दिल्ली सल्तनत के वैसे व्यक्ति कहलाते थे जो हाईली पोस्ट पर रहते थे और धनी व्यक्ति थे। शुरुआत में तुर्क जब आए तो समाज में उतना स्थायित्व नहीं था, लेकिन खिलजी और तुगलक काल तक आते आते एक नया परंपरा जो है स्थापित हो गई। हम देखेंगे तो मुसलमानों के इस समय दो वर्ग हैं, अशराफ और अजलाफ। अजलाफ जो थे वो निम्न वर्ण के मुसलमान थे। अशराफ क्या थे? निम्न वर्ण के मुसलमान थे। वहीं अशराफ जो थे ये शरीफ का बहुवचन है। अशराफ जो है शरीफ का बहुवचन है। शरीफ का अर्थ हो गया जो उस समय के आप कह सकते हैं कि अमीर वर्ग के लोग थे, चाहे अच्छे कुल के लोग थे, जैसे तुर्की कुल का हुआ, या उलेमा थे। ये सब जो थे आपको अशराफ थे। और अजलाफ निम्न वर्ण के थे। निम्न वर्ण के मुसलमान अजलाफ कहलाए और वहीं उच्च वर्ण के मुसलमान जो अच्छे पद पर थे या सैन्य पद पर थे या अच्छे कुल के थे या उलेमा थे, ये सब अशराफ कहलाए। अशराफ में भी दो वर्ग था। एक था अदल ए सैफ, और ये दूसरा था अदल ए कलम। अदल ए सैफ और अदल ए कलम। अदल ए सैफ जो है वो योद्धा वर्ग का था। अदल ए सैफ जो था योद्धा वर्ग का था। और अदल ए जो कलम जो था वो जो था आपको अदल ए सैफ जो था योद्धा वर्ग का था और अदल ए कलम जो था वो एक विद्वान वर्ग का था और या धार्मिक व्यक्ति था या न्यायिक व्यक्ति था। धार्मिक व्यक्ति था। अहल सैफ या अदल सैफ या अदल कलम। विद्वान वर्ग था, धार्मिक व्यक्ति था, न्यायिक व्यक्ति था। ये सब जो है ये मतलब ये थे। इसमें अदल सैफ जो थे, योद्धा वर्ग जो थे, वो काफ़ी मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते थे। अदल सैफ ये काफ़ी बटाईदार जो थे वो कृषक, मतलब आंशिक रूप से जो बटाईदार, तो पहले भी चर्चा होता रहा है। बटाईदार का अर्थ होता है कि जो फसल खड़ा होता है तो बांट दिया जाता था। यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है। इसमें आप देखिएगा इस समय सबसे ज़्यादा जो समाज में स्थान था, ज़्यादा संख्या था समाज में, वो निम्न भूमिहीन मजदूर का था, भूमिहीन किसान का था और हलवाहा का था। ये सबसे ज़्यादा संख्या में भी थे और इनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी। लेकिन वही समाज में कुछ ऐसे भूमिदारी किसान थे जो स्वतंत्र किसान थे, जिनको
तुर्की लोगों ने खुदकास्ट कहा, जिनका अपना खुद का जमीन था, इनको खुदकास्ट को मलिक के जमीन भी कहा जाता था। फिर इस समय शिल्पकार हुए, चर्मकार हुए, पहरेदार हुए, ये सब जो है आपको अछूत हुआ माना जाता था, अछूत माना जाता था। भूमि का वर्गीकरण 4 प्रकार का था। भूमि का वर्गीकरण 4 प्रकार का था। इक्तादार को दी गई भूमि 4 प्रकार के थे। इक्तादार को जो भूमि दी जाती थी, खालसा केंद्रीय सरकार को जो भूमि दी जाती थी। उसके बाद इनाम या वक्फ जो है वो अनुदान या पुरस्कार में दी गई भूमि थी। और हिंदू जमींदार के अधीन राजा की जो भूमि होती थी वह सामंत को दी गई भूमि थी, जो निश्चित कर के बदले हिंदू जमींदार को राजा के अधीन दी जाती थी। सैन्य प्रशासन सैन्य प्रशासन में अगर देखे जाए तो तुर्की लोग अपना कुछ सैन्य मॉडल लाए थे और मंगोल मॉडल था। अगर दिल्ली सल्तनत का हम सैन्य प्रशासन को अध्ययन करें तो तुर्की और मंगोल परंपरा पर आधारित था। इसको इल्तुतमिश जब शासक बना तो केंद्रीय सेना को हस्म-ए-कलव कहा जाता था। हस्म-ए-कलव कहा जाता था या कलव-ए-सुल्तानी कहा जाता था। इल्तुतमिश जब शासक बना तो हस्म-ए-कलव या कलव-ए-सुल्तानी कहा जाता था। बलबन ने जो है एक सैनिक विभाग का स्थापना किया था, जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सैनिकों को जो है दागने की प्रथा, मतलब घोड़ा को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, स्थायी सेना रखने की प्रथा और नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद सेना जो था 3 प्रकार का था: घुड़सवार सेना, हाथी सेना और पैदल सेना। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। पैदल सेना को क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था। और इन लोगों के पास नाव का बेड़ा भी होता था, और नाव का बेड़ा का जो प्रभारी होता था उसको मीर-ए-बहर कहा जाता था। मीर-ए-बहर कहा जाता था। कुछ सैनिक सामान भी ढोते थे, इसको भी ध्यान रखना होगा। खिलजी जो आया, खिलजी ने क्या किया, मतलब खिलजी शासन जिसमें इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने मंगोल परंपरा पर सैनिकों का डिवीजन किया। जैसे कि अमीर-ए-दह, अमीर-ए-सदा, अमीर-ए-हजार, अमीर-ए-तुमन। खिलजी ने सैनिकों को जो मंगोल का परंपरा था उसी परंपरा पर बांटा और अमीर-ए-दह कहा, अमीर-ए-सदा, अमीर-ए-हजार, अमीर-ए-तुमन। अमीर-ए-दह में 10 घुड़सवार सैनिक होते थे। अमीर-ए-सदा के पास 100 घुड़सवार सैनिक होते थे। अमीर-ए-हजार के पास 1000 होते थे और 10,000 अमीर-ए-तुमन के पास होते थे। मतलब खिलजी सेना में सबसे न्यूनतम इकाई थी अमीर-ए-दह का, जो 10 था। सैनिकों अगर पूछे परीक्षा में कि सबसे न्यूनतम सैनिकों का इकाई क्या था मंगोल परंपरा में, तो 10 था और सबसे ज़्यादा 10,000 था। दशमलव पद्धति पर आधारित था। दशमलव पद्धति पर आधारित था। अमीर-ए-दह के अंतर्गत 10 घुड़सवार सैनिक थे। अमीर-ए-सदा के अंतर्गत 100 घुड़सवार सैनिक थे। अमीर-ए-हजार के अंतर्गत 1000 घुड़सवार सैनिक थे और अमीर-ए-तुमन के अंतर्गत 10,000 घुड़सवार सैनिक होते थे। ये जो था, इस प्रकार का डिवीजन जो था पद सोपान सूचक था। पद सोपान सूचक था, है ना। और इसका जो है वर्गीकरण किया गया था। इसका वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण जो है सैनिकों का किया गया था। सरखेल किया गया था। सिपहसालार किया गया था। सरखेल, सिपहसालार। उसके बाद जो है अमीर, मलिक, खान और सुल्तान। मतलब जो सैनिकों का वर्गीकरण किया गया था,
सबसे नीचे था सरखेल। सरखेल के अंतर्गत 10 घुड़सवार होते थे। सिपहसालार के अंतर्गत 100 घुड़सवार होते थे। अमीर के अंतर्गत 1000 होते थे। मलिक के अंतर्गत 10,000 होते थे। और खान के अंतर्गत 1 लाख सैनिक होते थे। और सुल्तान के अंतर्गत 10 लाख सैनिक होते थे। तो सुल्तान जो है सबसे बड़ा सैनिक अधिकारी था अगर पूछा जाए। सुल्तान से नीचे कौन अधिकारी था? तो खान, खान से नीचे मलिक, मलिक से नीचे अमीर, अमीर के नीचे सिपहसालार और सबसे न्यूनतम थे सरखेल। तो यह रखना। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन दिया, वहीं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था को अंतिम खिलजी वंश का जो शासक था खुसरो शाह, उसको समाप्त कर दिया और क्या किया कि किराया पर सैनिक लेना शुरू कर दिया। तो ये सब था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मुक्ता से जो है जो लगान वसूलने का जो अधिकार था वो छीन लिया। और ये गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने एक रजिस्टर तैयार करवाया और उसको कहा जाता था वेतन रजिस्टर। सैनिकों का वेतन रजिस्टर होता था, वसीलात-ए-हस्म उसको कहा जाता था। तो वो इसलिए तैयार करवाए थे कि मुक्ता लोग क्या करते थे, सैनिकों से कमीशन ले लेते थे। तो सैनिक को कम वेतन देते थे और राज से ज़्यादा पैसा ले लेते थे। तो इसलिए जो है एक गयासुद्दीन तुगलक ने एक रजिस्टर सैनिकों के लिए एक वेतन रजिस्टर बनाया और उसको वसीलात-ए-हस्म कहा और उस पर कितना वेतन दिए वो लिखा रहता था। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी था कोतवाल। कोतवाल जो था वो प्रमुख शहरों का या दुर्ग का प्रभारी होता था और बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी था। सरखेल वैसे सैनिक होते थे जो सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे। सरखेल जो थे सुल्तान के व्यक्तिगत संरक्षक को कहा जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक काम किया था कि राजस्व वसूलने का अधिकार जो है मुक्ता से छीन के प्रांत में सिकदार और फौजदार को दे दिया था। सरखेल सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे। एक होता था अर्रादा या मगारव। अर्रादा या मगारव ये सब था आग फेंकने की मशीन थी, या पत्थर या आग फेंकने की। मगारव या अर्रादा आग या पत्थर फेंकने की मशीन थी। एफएसटी जो था उसने सैनिकों को वंशानुगत बनाया, इक्ता दिया सैनिकों को। और दास जो है, दास को भी जो है एफएसटी में शामिल किया। ठीक। अफगान का जो था, अफगान ने जो है चूँकि अफगान थोड़ा जनतांत्रिक नेचर के थे तो प्रशासन का स्वरूप जनतांत्रिक किया। तो इस प्रकार का यह आपका प्रशासन के बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में जो सूचना है वह यही है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए तथ्यों पर आपको प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।